वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे। आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टर्न ने दिया था, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद आईक्यू में संशोधन टर्मन ने किया था, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज बाय हंड्रेड। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है एक्चुअल आयु। मान लेते हैं आपका एक्चुअल आयु 10 साल का है और आपका दिमाग कितना सोच पाता है, 12 वर्ष की तरह सोच पाता है वो, तो आपका आईक्यू कितना हो गया? आपका आईक्यू हो गया, आपका 120 आईक्यू हो गया। ऐसा देखा गया, अगर आपका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है तो आपका आईक्यू क्या हो जाएगा? ये दोनों आपका कैंसिल होगा तो आईक्यू 100 हो गया। ऐसा देखा गया कि मैक्सिमम लोगों का आईक्यू क्या है, 100 के आसपास है। जब रिसर्च टर्मन के द्वारा किया गया तो मैक्सिमम लोगों का आईक्यू 100 के पास निकला गया, जबकि ये अमेरिकी कल्चर में ये काफी फेमस हो गया और सभी लोग आईक्यू टेस्ट कराने लगे। अमेरिका की गवर्नमेंट भी उत्सुक होने लगी कि मेरे देश में बाहर से कोई स्टूपिड लोग ना आ जाए, जिसके कारण से सभी लोग क्या आईक्यू टेस्ट करने लगे। ऐसा पाया गया और एक ग्राफ का निर्माण किया गया। ग्राफ में नीचे जो ग्राफ है 100 के आसपास का ग्राफ है, फिर 115 आईक्यू लिया गया, फिर 130, फिर 145 आईक्यू। इसी ढंग से घटते हुए 15-15 घटते हुए इस ढंग से ग्राफ बनाने लगे, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत हो गई और कितने लोग किस आईक्यू के पास है ये निकाला जाने लगा। तो ऐसा देखा गया 100 आईक्यू का ग्राफ सबसे हाइट, सबसे मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि 100 आईक्यू के पास लोगों की संख्या ज्यादा है। और रिसर्च में यह भी पाया गया 100 से एबव आईक्यू वाले 50% थे, 100 से बिलो आईक्यू वाले भी 50% थे। और ऐसा देखा गया कि 34% आपके 85 से 100 आईक्यू के बीच में लोग थे और 100% भी आपके 85 से 100 से 15 आईक्यू वाले लोग पाए गए। फिर 115 से 130 आईक्यू वाले की 13 पॉइंट कुछ था, जिसको हम 13.5 लिखते हैं। फिर 130 से 45 के बीच में 2.5 पॉइंट कुछ था, तो 2.5 हम इसको लिखते हैं और ये 0.5 से कुछ कम था। इसी ढंग से जब रिसर्च किया गया 70 से 85 आईक्यू के बीच में 13.5% लोग, इसके 2.5% लोग और ये 0.5% लोग, मतलब 55 आईक्यू या उससे कम आईक्यू के लोग इतना परसेंट है, जो काफी अच्छी बात है कि हमारे कल्चर में स्टूपिड लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इस ढंग से आईक्यू निकाले जाने लगा और इस ढंग से आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाने लगा, जिसके कारण से इस ग्राफ का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर किया गया। ये घंटी की तरह ये शेप हुआ, जिसके कारण इस ग्राफ का नाम बेल शेप्ड कर्व किया गया। यहाँ नीचे में आईक्यू दिया गया, ऊपर में उसको हाइट के अनुसार ग्राफ दिया गया। हाइट से लोगों की संख्या का पता चलता है। मैथमेटिकल ग्राफ है, इसी कारण से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसे कहा गया। बीने ने वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट 1905 में दिए। बीने ने वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट 1905 ईस्वी में दिया, जिसे 1910 ईस्वी में गोडार्ड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस टेस्ट को रिवाइज किया गया, जिसके कारण से यह नाम स्टैनफोर्ड बीने आईक्यू ग्राफ कहा गया इस टेस्ट के नाम को। और ऐसा देखा गया कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 115 जिसका आईक्यू है, उससे कितने परसेंट लोग आगे हैं और कितने परसेंट लोग पीछे हैं? 13.5, 14 और 16, लमसम क्या हो गए? 16% लोग उससे आगे हैं, 16% लोग आगे हैं और 84% लोग पीछे हैं। फिर इसी ढंग से जिसके पास आईक्यू 130 है, उससे कितने परसेंट लोग आगे हैं? तो लमसम 2-2.5%, ये 3% लोग हैं, तो लमसम 3% लोग उनसे आगे हैं, 97% लोग पीछे हैं। ये जो गैप है, गैप को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। और इस ढंग से एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये टीचिंग एग्जाम्स में आपको इस ढंग से पूछ सकते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन को, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 1, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 2, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 3 बोला जाता है। उसी ढंग से बैक में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस सिग्मा 1, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस सिग्मा 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस सिग्मा 3 कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने परसेंट लोग आते हैं, तो 34 68% लोग आते हैं। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने परसेंट लोग आते हैं, तो इसमें 68 में आप 27 जोड़ दीजिए तो 95% लोग आते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या माइनस सिग्मा 1 से माइनस सिग्मा 2 के बीच कितना परसेंट लोग आते हैं, या माइनस सिग्मा 2 से माइनस सिग्मा 2 के बीच कितना परसेंट लोग आते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको दिए भी रहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 15 दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि स्टैनफोर्ड बीने का ग्राफ है। और भी दिया जाता है म्यू इज इक्वल टू 100 दिया जाता है, यानी सिग्मा 0 को हम म्यू भी हम कहते हैं। इस ढंग से पता चल जाता है कि स्टैनफोर्ड बीने का ग्राफ से ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इस 2 टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लेते हैं एक सर्किल दिया हुआ है इंटेलिजेंस का, तो वो पर्सन कहाँ होगा, सिग्मा 1 या सिग्मा 1 से पार होगा। 2 सर्किल अगर कोई पर्सन शो कर रहा है, वो पर्सन सिग्मा 2 या सिग्मा 2 के पार होगा। अगर ऐसा दे दिया गया, मान लेते हैं इसमें एक इंटेलिजेंस शो कर रहा है, दूसरा इंटेलिजेंस शो कर रहा है, तो व्यक्ति का ग्राफ जो है इंटेलिजेंस कहाँ शो होगा, आफ्टर सिग्मा 2 या सिग्मा 2। अगर 3 ग्राफ दे दिया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 3 दिया गया है तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन 2 3 आफ्टर सिग्मा 3 वो पर्सन का परफॉर्मेंस है। इस ढंग से इंटेलिजेंस में कुछ भी दे सकता है, हाई इंटेलिजेंस दे सकता है, हाई मोटिवेशन दे सकता है, हाई क्रिएटिविटी दे के भी क्वेश्चन दे सकता है। इंटेलिजेंस के बदला आपका एबिलिटी भी दे सकता है, मोटिवेशन के बदला कोई भी इंटेलिजेंस कमिटमेंट या पैशन भी आपको यहाँ लिख सकता है, और क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आपको यहाँ दे सकता है। इस सब ढंग से ये सर्किल से भी 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही।